हाँ जी बेटा, माई सेल्फ चंद्रकांत सरी, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। आज आपके मेजर पेपर दंगल सीरीज का है 13 नंबर का, उसका वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इसमें आपको दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। और लिस्ट फर्स्ट में आपको क्या दिया है, विटामिन दिए हैं और डेफिशिएंसी दी है। ठीक है, तो आपको मैच करवाना है। तो विटामिन सी है वो आपके मैच करेगा किससे, स्कर्वी से। विटामिन सी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो आपकी कौन सी जाएगी, स्कर्वी। विटामिन डी से क्या जाएगा बेटा, आपका रिकेट्स जाएगा। विटामिन डी से रिकेट्स जाएगा, रिकेट्स। और विटामिन B6 से आपका क्या जाएगा, कन्वर्जन जाएगा। ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं। विटामिन सी से तो कौन गया बेटा, सेकंड। और विटामिन डी से कौन जा रहा है बेटा, थर्ड, है ना। और विटामिन B6 से क्या जा रहा है, कन्वर्जन, तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ। तो 2, 3, 4 सेकेंड, देखो सेकंड एक में ही है ना। तो इससे भी पकड़ में आ जाएगा, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में, बी में कौन सा आ गया, थर्ड, सी में क्या आ रहा है, फोर्थ, और डी में क्या आ रहा है, फर्स्ट। आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके एंथ्रासिन दिया, और एंथ्रासिन में आपसे पूछा है कि एंथ्रासिन एरोमेटिक है और यहाँ आपको बताना है वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू बतानी है। तो बेटा पाई बॉन्ड कितने, देखो इसमें 7 पाई बॉन्ड है ना, 7 पाई बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन किससे आते हैं, 4 इंटू एन की वैल्यू क्या रखें, 3 + 2, तो कितने हो गए, 12 + 2, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आपकी, 3। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, राइट। 48 में दिया है आपको CH3 CH2 Cl की रिएक्शन करवानी है पोटेशियम साइनाइड के साथ। पोटेशियम साइनाइड के साथ कराओगे, NSR रिएक्शन है बेटा, Cl को हटाओ, तो ये तो ए तो क्या बन जाएगा, ए आपका बनेगा CH3 CH2 और Cl, ये आपका ए बना। ठीक है, फिर आपकी क्या है, ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन करवा रहा है और हाइड्रोलाइसिस करा रहा है। तो ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 सी पे क्या जाएगा बेटा, ऑक्सीजन, है ना। और ये आ जाएगा आपका CH3, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल कौन आ रहा है, CH3, तो CH3 का टेक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फिर बाद में हाइड्रोजन वोल्फ किसमें रिडक्शन करवा रहे हो, तो CO ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका क्या हो गया, अक्स। और CO ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है, CH2 में, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 और CH3, यानी N ब्यूटेन बन जाएगी। ये आपका हो जाएगा Y। आपसे पूछा क्या है, देखो X एंड Y बताना है। तो X आपका क्या बना, 2 ब्यूटेनॉन, और Y आपका क्या बना, ब्यूटेन। तो इसमें देखें, तो इसमें ये तो ठीक है X तो, लेकिन Y गलत है। इसमें X ठीक है, Y गलत है। इसमें X आपका ठीक है और Y भी क्या है, सही है। तो आपका थर्ड आंसर चला जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट आपका 49 में मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। आपको क्या है, रिएक्शन दिए, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना है। आपको दिया है यहाँ पे अल्किन दी और अल्किन का हाइड्रेशन करवाना है। तो एम के नियम के अकॉर्डिंग होगा, तो ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, फोर्थ। OH का टेक कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, तो आपका ये बनेगा इससे फोर्थ। ठीक है, KMnO4 दिया है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग कर दो, तो ये क्या बन गया बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दो, तो ये तो बना कीटोन। और आगे क्या बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और वो जाएगा किसमें, CO2 + H2 में। तो आपका इसका जाएगा सेकेंड आंसर, फर्स्ट आंसर। इसी में बन रहा, देखो कीटोन के साथ क्या बन रहा है, CO2 और H2। एक और कीटोन के साथ में देखो, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, ये नहीं, ये इससे बनेगा O3 से, जिंक H2 से। यहाँ से ब्रेक करोगे O3, है ना, तो एसीटोन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि अपन क्या है, जिंक डाल रखा उसमें, है ना। तो ये आपका हो गया अपचाई ओजोन अपटन जिसको बोलते हैं ना, तो वो है आपका ओजोनोलाइसिस है। ठीक है, तो यहाँ आपका सेकंड बनेगा, सी में सेकंड बनेगा, तो ये आपका सेकंड आंसर। और डी में आपका क्या है, ये डाइल्यूट KMnO4 बेयर रिएजेंट के साथ करवा रहे हो, तो पाई बॉन्ड ब्रेक दोनों पे क्या होगा, सिन एडिशन होगा, OH यानी ग्लाइकोल बनेगा। और ये आपका कौन सा चला जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो 4, 1, 2 और ये 3। फर्स्ट वाले में कौन है, 4, तो 4 देखें, फर्स्ट वाले में 4 कहाँ है, 4 के बाद क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, राइट। आपका क्वेश्चन का सेकंड आंसर राइट होगा। 50 दिया आपको, क्या है, अमाइन दी है और pKb वैल्यू दी है, मैच करवानी है। पहली बात आपको दिया है इथेनोमाइन। इथेनोमाइन क्या होती है, C2H5NH2, C2H5NH2। सेकंड दिया N डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन ये होती है, उस पर NCH3 और CH3। थर्ड आपको दिया N मिथाइल एनिलीन, ये एनिलीन।
और इस पे क्या दिया है, मिथाइल। फोर्थ आपको दिया है मिथेनमाइन, ठीक है, ये आपको दिया है। अब एक तरीके से देखें, इनमें अगर बेसिसिटी निकालें तो फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर निकालें, फोर्थ वाले की उससे कम, राइट। और इसकी देखें तो इन दोनों में ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे कौन सा, कि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कम करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, तो इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सेकंड की। और यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर किस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ रेजोनेंस में क्या करेगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, कहाँ, इस वाली जगह, ठीक है। तो वो आराम से क्या है कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इजी वे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या है कि वो डोनेट कर सकता अपना लोन पेयर, जबकि यहाँ तो वो इजी वे पार्टिसिपेट कर लेगा, तो यहाँ कौन जाएगा आपका थर्ड। तो अगर बात करें बेसिसिटी की तो 1, 4, सेकंड और थर्ड आपका ये आंसर होता है। अब देखो जिसकी बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका पीकेबी क्या होगा, कम होगा, पीकेबी क्या होगा, कम होगा। अब सुनना, यहाँ पीकेबी कम किसका है, देखो ABCD लिख लेते हैं अपन, A, B, C और D। ए कौन है, इथेनोमाइन। इथेनोमाइन का वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे कम, क्योंकि वो मोर एसिड है तो सबसे कम होनी चाहिए, तो सबसे कम वैल्यू में जाएगा थर्ड, तो ए के सामने आएगा थर्ड, ठीक है। फिर बाद में बात करें, उसके बाद बात कौन आता है, मिथेनोमाइन, डी, है ना, तो डी आ रहा है, ए के बाद कौन आ रहा है, इसको देखें तो डी आ रहा है, 1 के बाद फोर्थ आ रहा है, तो डी ले लेते हैं यहाँ पे, ये डी। और डी की वैल्यू बाद में 3.29 से ज्यादा किसकी है, 3.38, तो यहाँ कौन चला जाएगा, सेकंड, राइट। फिर कौन आ रहा है, सेकंड नंबर बी, तो इसको बी ले लेते हैं, ये बी, और इसको सी ले लेते हैं, ये लीजिए इस तरह कर लो, इसको सी ले लेते हैं, ये तो आ रहा है 1, 4, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू किसकी ज्यादा है, फोर्थ की 8.92, तो ये कौन आ जाएगा फोर्थ, और ये कौन आ जाएगा आपका फर्स्ट। अब मिला लीजिए, ए में थर्ड, आपका कौन सा है, ये तीनों में थर्ड है, ए में। बी में क्या है बेटा, फोर्थ, तो बी में फोर्थ देखे कौन सा है, इन दोनों में, तो इसका मतलब इसमें और इसमें। सी में फर्स्ट कौन सा है, ये रहा, और डी में सेकंड, तो आपका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। आंसर कौन सा राइट होगा, थर्ड, ठीक है। ऑर्डर से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 3, 2, 4, 1, अगर उल्टा करके देखें ना तो देखो 3, 2, 4, 1, 3 है ना, फिर कौन जाएगा 2, लास्ट में जाएगा, है ना, डी के सामने, देखो 2 किसके सामने, डी के सामने, तो डी वाला ऑप्शन सबसे लास्ट आएगा, डी में सेकंड, राइट। तो थर्ड आंसर राइट होगा। 51 आपसे पूछा है फायर एक्सटिंग्विशर पूछा है, पायरिन पूछा है, पायरिन किसको बोलते हैं, CCl4 को, आग बुझाने में काम आता है ना, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, सेकंड। 52 द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी दो होती है ना, क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन और पेपर। एडजॉर्प्शन में तो कौन आती है बेटा, एक तो थिन लेयर आती है और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी आती है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा आता है, पार्टीशन थ्योरी आती है। कौन सी थ्योरी आती है, पार्टीशन। मैच करवाना है, आपको दिया टेस्ट दिया है और कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। आपको दिया ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में, है ना, Br2 CCl4 किसकी रिएक्शन है बेटा, आपको ध्यान है, ये टेस्ट है अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, ठीक है, दोनों पे Br का अटैक होता है, तो किसका है, अल्किन का। तो अल्किन देखें यहाँ पे, अल्किन कौन है, अल्किन आपकी इथाइलिन, तो ए में कौन आ जाएगा, थर्ड। हिंसबर्ग रिएजेंट किसके लिए होता है, अमीन के लिए, तो अमाइन के लिए आएगा फोर्थ। फेलिंग सॉल्यूशन किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, तो आ जाएगा फर्स्ट। और न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये टेस्ट होता है फिनोल का, तो ये आ जाएगा किसके लिए, सेकंड के लिए। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ये लीजिए आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट, 3, 4, 1, 2। हाँ बेटा 54 क्वेश्चन नंबर 54, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड क्या होता है, फिनोल होती है, ध्यान रखना, C6H5OH फिनोल। प्रोड्यूस इफर्वेसेंस और ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो रिएक्शन ही नहीं करता, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। कार्बोलिक एसिड प्रोड्यूस इफर्वेसेंट ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, CO2 गैस रिलीज करता है। कौन सी करता है, CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है, फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, यहाँ देखो दोनों गलत दिख रहे हैं, है ना, तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। 55 आपको क्या रिएजेंट मैच करवाने, किससे, नेम ऑफ द रिएक्शन के साथ, भाई आपके रिएजेंट कौन से काम में लेते हो, उसकी रिएक्शन कौन से, है ना। तो H2PDBSO4 रोजाइन मुंड होती है बेटा, कौन सा जाएगा, फोर्थ।
SnCl2HCl काम में लेते हैं किसमें, स्टीफन में, कौन सा जाएगा थर्ड। CuHCl एनाइड गाटरमान में कौन सा जाएगा फर्स्ट। और Na एसीटोन किसमें जाएगा, फिंगरस्टीन में, कौन सा जाएगा सेकंड। 4 3 फर्स्ट सेकंड, 4 3 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आंसर क्या जाएगा बेटा फर्स्ट। ए में फोर्थ, बी में थर्ड जाएगा, सी में फर्स्ट जाएगा, डी में क्या जाएगा सेकंड जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 56 सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड। सही है, कैरियस मेथड से अपन सल्फर का कर सकते हैं, हेलोजन का कर सकते हैं, फास्फोरस का कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरियस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया सल्फर इज सेपरेटेड इजीली फ्रॉम अदर एटम इन द मॉलिक्यूल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो सॉलिड। लाइट येलो सॉलिड नहीं, वॉलेट सॉलिड बनता है, ये गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है करेक्ट है, सेकंड आपका क्या है इनकरेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट जाए। फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर राइट होगा। 57 द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, डार्जन प्रोसेस। इसको आपको ध्यान है कि डार्जन प्रोसेस एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, तो डार्जन प्रोसेस इसका क्या है सुटेबल मेथड है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में एड प्योरीफाई करता है। क्योंकि उसमें दोनों जो SO2 और HCl को प्रोडक्ट जो बनते हैं वो दोनों कौन सी गैसेस स्टेट में बनते हैं, जिनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ जाएगा, ध्यान रखना आंसर क्या जाएगा बेटा फोर्थ, डार्जन प्रोसेस। ठीक है, 58 आपको दिया अल्किन दी है, Br2CCl4 के साथ करवा रहे हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड के साथ करा रहे हो, दोनों के साथ कराओगे तो आपका ये बन जाएगा HBr निकल जाएंगे यहाँ से, क्या 2 HBr बाहर रिमूव हो जाएंगे, 2 HBr है ना, तो अल्काइन बन जाएगी। और अल्काइन रेड हॉट ट्यूब के साथ करा रहे हो तो फिर आपका बेंजीन और बेंजीन पे क्या आ जाएंगे मिथाइल आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 वो बन जाएंगे। आपसे पूछा क्या है, सुनो मेरे, आपसे ए पूछा है, ये देखो। ठीक है, तो ए आपका ये बना, दिख रहा है, ए आपका कौन बना अल्काइन बनी, कौन बनी अल्काइन। तो आंसर क्या चला जाएगा फर्स्ट चला जाएगा, आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। आपको दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, सही बात है, एंड इट स्टेबल इन कोल्ड, ये भी सही है, बट रिएक्ट विद हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो स्टेटमेंट क्या है, एनसीईआरटी की लाइन करेक्ट है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ध्यान रखना कॉपर पाउडर पूछा है, गिव क्लोरोबेंजीन, सही है, एज द प्रोडक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंडमायर, ये गलत हो गया। ये देखो सेंडमायर थोड़ी, ये तो गाटरमान है, कौन सी रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन है, ये तो गलत हो गया। कॉपर पाउडर के साथ तो गाटरमान होती है, उसमें तो कॉपर का सॉल्ट होता है Cu2Cl2HCl वगैरह। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या करेक्ट है, सेकंड क्या है इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर क्या जाएगा फर्स्ट। 60 आपको दिया है द प्रोडक्ट द कैन नॉट बी फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट बनाना है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हो। ठीक है, CH3CHO का करवाओगा सेल्फ का, दोनों ये दोनों खुद के साथ रिएक्शन करें, दोनों खुद के साथ रिएक्शन करें तो आपका ये बनेगा। ठीक है, दोनों ये खुद के साथ रिएक्शन करें तो आपका ये वाला बन जाएगा सेकंड, और एल्डिहाइड कीटोन के साथ करें तो ये बन जाएगा। आपसे पूछा क्या है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बनेगा कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए यहां पे क्या आ रहा है CH2OH CH2, मतलब ये क्या कर रहा है कि उसका अल्फा निकाल, दोनों का क्या निकल रहा है अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है। ये जो प्रोडक्ट बनाया ना दोनों का अल्फा निकाल के बनाया, दोनों का अल्फा नहीं निकलता, एक का अल्फा हाइड्रोजन निकलता है और वो किस पे अटैक जाके दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ये वाला नहीं बनेगा। आंसर क्या जाएगा फोर्थ जाएगा। ध्यान रखना ये तो किससे बना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के मिक्सचर से। ठीक है, ये किससे बना दोनों कीटोन से, और ये कैसे बना बेटा दोनों एल्डिहाइड को मिक्स करने से। ठीक है, तो फोर्थ वाला आपका मिक्स नहीं हुआ। राइट,
दंगल मेजर टेस्ट सीरीज जो है उसका अपन 19 पे अपना जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपकी ऑर्गेनिक सॉल्व हो गई है। इसमें बोला गया है पहला क्वेश्चन 61 जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको बताना है कौन सी उपऑप्सीय अभिक्रिया है। बड़ा सिंपल सा है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले CaOH होल ट्वाइस एंड H2CO3 रिएक्ट कर रहा है, CaCO3H2 बन रहा है। देखो ये रिएक्शन एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है और सबको मतलब ये पता होता है या नहीं पता होता, लिख लो इस बात को कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो है वो रेडॉक्स नहीं होती। इसमें H+ का आदान प्रदान होता है OH- के साथ। ओके डियर, तो ये रेडॉक्स नहीं है। दूसरा फिर से एसिड बेस एसिडिक जो एसिडिक ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, तो ये भी एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया, रेडॉक्स नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें एसिड बेस रिएक्शन नहीं दिख रही, इसमें हाइड्रोजन 0 में है, इसमें क्लोरीन भी 0 में है। यहाँ हाइड्रोजन +1 में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन -1 में आ गया, यहाँ रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। 62 बोला गया कौन सा सही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। बोला गया N2COCN- आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात है। तीनों की तीनों 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है। उसके बाद बोला गया है कि जो रेडियस Na+Mg+2 एल्यूमिनियम +3 जो है इनकी सेम है। तो देखते हैं अपन लोग, ये तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा, इसकी रेडियस सबसे कम हो जाएगी। तो रेडियस एक्चुअली इसकी कम हो जाएगी, तो रेडियस का ऑर्डर एक्चुअली आ जाएगा। ठीक है, तो Na+ की सबसे ज़्यादा होगी और Mg की और कम, और एल्यूमिनियम +3 की सबसे कम। तो इसने गलत बोला, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर है 63 में बोला गया किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, एक जैसे सॉल्ट दे रखे है उसका मतलब अपने को जो फॉर्मूला अप्लाई करना I का बॉन्ड ऑफ फैक्टर के साथ, और वैसे भी अपन जनरली I/CRT लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ICRT जो है, इसमें अपने को पता है RT सेम मानते हो, कंपेयर करेंगे तो I/C जस्टिफाई करेगा, जिसके लिए IC ज़्यादा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा। अब I/C देखते हैं, यूरिया के लिए I1 होता है तो 0.2 × 1 0.2 रह जाना है। फिर MgCl2 के लिए कितना हो गया, 3 हो गया, 3 × 0.1 तो ये 0.3 आ जाएगा। NaCl के लिए 2 होता है तो 2 × 0.05 तो 0.1 आ जाएगा, और लास्ट में 0.1 है। इसमें 4 आयन मिलेंगे, कैसे 3 तो हो जाएगा पोटेशियम प्लस, और FeCN6- का भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा, तो 4 आयन हो जाएंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 0.1 × 4 दैट इज 0.4। I/C सबसे हाईएस्ट इसमें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा इसका आएगा। 64 बोला जा रहा है कि कंपाउंड है जिसके इतने मॉलिक्यूल्स में, इतने अणुओं में इतना वेट आ रहा है। अपने को गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उसी का वेट दे रखा है। तो बड़ा सिंपल सा अपने को पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल आते हैं, और मोल का एक और फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेम ही उसी 10 ग्राम का इतने मॉलिक्यूल है, तो जितने मोल इस 10 ग्राम के गिवन मास अपॉन मोलर मास से आएंगे, वही मोल इससे नहीं आने चाहिए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर से सेम आने चाहिए। तो अपन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले मोल अपन गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखते हैं, तो गिवन मास 10 हो गया, मोलर मास हमें पता नहीं, कैपिटल हम रख दिया। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 2.4 × 10⁻22 है, और एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 है। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर 10 आ जाना है, ठीक है, और ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है डियर। और अब देखते हैं 10⁻23 ऊपर जाए 10⁻−1, एक और ऊपर जाए 10⁻−2, तो 10/m = क्या हो गया, 4 × 10⁻2 हो जाएगा, तो m कितना हो जाएगा, 1000/4 दैट इज 250 ग्राम पर मोल। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है 65, बोला है कि आयन M+2 कंसिस्ट 28 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई M है जो न्यूट्रल स्टेट में रहा होगा, वो M+2 में गया होगा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, उसमें है 28 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि यदि अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता तो इसके पास कितने होते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा जी, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड 10% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन क्या बोला है, 10% ज़्यादा है, तो 30 + 30 का 10% कर देते हैं अपॉन 100, तो इतना आ गया 33 क्या आ गया इसमें, न्यूट्रॉन। पूछा क्या है, कैलकुलेट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर ए जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं 30, न्यूट्रॉन कितने हैं 33, तो कितना आ जाएगा 63। तो आंसर क्या आ जाएगा 63। तो 63 अपना हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है डियर। नेक्स्ट 66, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। कौन सा डायमैग्नेटिक है, मतलब किसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब प्रतिचुंबकीय एक तरह से। O2 आपको पता है, O2 जो है उसमें लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं इस तरह से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये होता है π*2px और ये होता है π*2py। ठीक है, O2 माइनस में ये इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, तो अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। NO में आपको पता है कि NO के अंदर जो है
एक और इलेक्ट्रॉन बचता ही बचता है। वैसे 15 इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज है, तो इसमें भी इसी तरह का सेम टू सेम चर्चा हो जाएगा। क्या 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आते हैं डायग्राम में, और 15 में एक कम कर दो तो अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा नहीं। तो एनो के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन साफ दिखता है, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बचा कौन? N2। अपने को पता है कि N2 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन का जो एमओ डायग्राम बनाया जाता है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, फिर पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे के सारे 14 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 66 पूछा गया है किसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। क्या बोला गया है? विच ऑफ द पेयर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज 0 लोन पेयर। सॉरी, लोन पेयर किसमें 0 है? सेंट्रल एटम में। चेक करते हैं किसमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर 0। देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम पर। 7 में से 3 फ्लोरीन के बॉन्ड पेयर में चले गए हैं, तो 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो ये तो नहीं है, चलो कार्बन डिस्कार्ड। SF4 में सल्फर पर सेंट्रल एटम आउटर सेल में 6 होते हैं। 6 में से 4 तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड में चले गए हैं, ये 4 सिग्मा बॉन्ड में चले गए, 1 लोन पेयर, तो ये भी डिस्कार्ड। SF6 है, तो SF6 में 1 2 3 4 5 6 के 6 फ्लोरीन के साथ गए, तो अभी ये सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं बचा। आगे चलो अगला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेड होते हैं, इसमें कोई एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 67 हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बोला है कि कंपाउंड है तो इसमें कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, सॉरी हाइड्रोजन इतना परसेंट है और कार्बन इतना परसेंट, ठीक है, और क्लोरीन इतना परसेंट है, जिसका मोलर मास 98.96 है। मतलब अपन लिख सकते हैं इसकी जगह 99 है, तो कंपाउंड होगा। देखो इस तरह क्वेश्चन मोलर मास दे दिए, आप डायरेक्ट मोलर मास से सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको मोलर मास एडजस्ट हो रहा हो, या ऐसा बहुत रेयर होता है कि सारों मोलर मास 99 हो जाता है। तो आप चेक करो, जैसे चेक करते करते इसमें पहुंचोगे तो 24 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, 71 2 क्लोरीन का, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। ये कितना हो गया? 9 99। इसे एक में बैठेगा और किसी में नहीं बैठेगा। अदरवाइज पूरा फॉर्मेट होता है। देखो ऐसा बहुत कम क्वेश्चन आता है, कंप्लीट आपको फॉर्मेट लगाना पड़ रहा है। आपको इस ट्रिक से काम हो जाएगा मोलर मास किसमें एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। पर इस डेटा को यूज करने की ज़्यादा जरूरत आपको नहीं है। यदि मोलर मास नहीं बैठता तो फिर अपन ने पूरा एक तरीका लगाता है जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली ट्रिक से हो जाते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट है 69 बोला गया है कि आपको एक तरह से रेट एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा है इसकी रिएक्शन क्या होगी। आप सबको पता है कि जो माइनस होता है ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट को, तो एक्स भी एक रिएक्टेंट है, वाई भी एक रिएक्टेंट है, और यहाँ प्लस है तो जेड क्या हो गया? एक प्रोडक्ट है। ओके डियर। अब जो ये जो डिवाइड में रहता है ये स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है जब अपन कैलकुलेशन सीखते हैं। तो इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना हो गया? 2, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना हो गया? 3, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना हो गया? 4। तो ये रिएक्शन अपने को देखनी है, तो सीधी सी बात ये रिएक्शन कहाँ बैठ रही है? 4th में। नेक्स्ट 17 ये बोला इनको बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन कौन है? A, B, C और D। A में है H2O और B में है H2S, C में है H2SE और D में है H2T, ठीक है डियर। आप सबको पता है कि सेंट्रल एटम की जैसे EN जो है वो बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वो सेंटर की तरफ आएंगे। तो जैसे जैसे सेंटर का EN बढ़ रहा है, जैसे सब में सराउंडिंग तो सेम है, सेंटर डिफरेंट है, जिस तरह सेंटर का EN बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? बढ़ता है। तो अपन जैसे लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो सेंटर की EN कम होती जा रही है सेंट्रल एटम की, तो इस वजह से जो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो ये ऑर्डर रह जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है 71 CF3 के सही स्ट्रक्चर भी बताना है और हाइब्रिडाइजेशन भी। तो हाइब्रिडाइजेशन बड़ा सिंपल से 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 2 हो गए लोन पेयर। अब क्या बोला गया? हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कितना हो गया? 3 तो है सिग्मा, 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। ओके डियर। अब क्या पूछा? स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स है उनका sp3d हाइब्रिडाइजेशन TBP में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अरेंज होंगे, और उस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में जो एक्सियल पोजीशन वो फ्लोरीन के पास जाएगी और इक्वेटोरियल में 2 लोन पेयर और 1 फ्लोरीन के पास जाएगी। ओके डियर। तो ये टी शेप बन जाता है, तो इसके क्या करते हैं? टी शेप और sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आ जाएगा सेकंड। फिर पूछा कि कौन सी which of the following element is present in +4 oxidation resistant compound there। अभी बोल रहा है कि जो अपने कंपाउंड्स मिलते हैं उसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +4 में जाता है, +3 में नहीं पाया जाता। आप देखो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं अमूमन कौन से हैं? वो है एक्टिनोइड्स। आपको पता हो तो एक्टिनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट में जब लिखा गया तो जैसे +3 +4 +5। अब पिछले जो लास्ट ईयर 2025 में आपको 24 में आपको पता हो तो जो क्वेश्चन आया था 24 में दे रखा था कि कौन कौन सी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पाई जाती है इस एलिमेंट की, +2 +4, इस तरह का एक्टिनोइड का क्वेश्चन था, उसी से मैचिंग करता हुआ क्वेश्चन अपन रखा है। तो इसमें जो थोरियम होता है ना, थोरियम जो है
वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता है, वो केवल +4 ही बनाता है। वो अपने को याद ही रखना पड़ेगा कौन सा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है 73। 73 में क्या बोला गया है कि उनको सिंबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैंडलीवियम का क्या हो जाएगा, MD हो जाएगा। ये दिख रहा है साहब, MT, ये रहा MT। फिर नायोबियम का NB नायोबियम का, और निहोनियम का NH। ठीक है। तो इस तरह से जो मैचिंग बैठी कौन सी बैठ जाएगी बेटा जी, A के अंदर सेकंड, A के अंदर सेकंड, B के अंदर फर्स्ट, B के अंदर C के फोर्थ और D के अंदर थर्ड। तो इसमें बैठ रहा है सेकंड आंसर। फिर 74 में बोला है कि सही आपको मिलान करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। जिंक आपको पता है +2 मिलता है, सीरियम आपको पता है +3 मिलता है, मैग्नीज +2 में मिलता है और +7 में मिलता है, और क्रोमियम +3 में और +6 में मिलता है। ओके, अब मैचिंग कर लेते हैं। ए का किसके साथ हो जाएगा, फोर्थ के अंदर। A फोर्थ के अंदर केवल 2 में मिला हुआ है। B जो है B किस में मैच हो रहा है, थर्ड के अंदर, B थर्ड के अंदर। तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ओके डियर। हालांकि आगे भी मैचिंग देखना पड़ेगा अपने को। C के अंदर कौन सा, +2 और +1, ये C में सेकंड मैच करेगा। यहाँ मैच कर देता हूँ। ये आगे यहाँ मैचिंग, ये आगे यहाँ पर मैचिंग, ये आगे यहाँ पर मैचिंग, और ये आगे यहाँ पर मैचिंग। ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर अपना एक बार आंसर अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्या करके देख रहे हैं जी। फर्स्ट के अंदर हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट के अंदर फोर्थ, ये रहा। B के अंदर हो जाएगा थर्ड, B के अंदर थर्ड, यहाँ पे भी दे रखा है। C के अंदर क्या था, सेकंड, C के अंदर सेकंड। हाँ, अब कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट है 75। बोला गया है कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग को मैच करना है। जैसे बोला गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, उसका ΔG जो है नेगेटिव है, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव बोल सकते हो। तो या तो बोल दोगे टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, कुल धनात्मक एंट्रोपी में परिवर्तन है, या फिर ΔG नेगेटिव बोल, तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्या बोला गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मात्रा पर गुण निर्भर करती है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, तो ये इसमें आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बोला है गहन गुण, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और आइसोथर्मल और टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या बैठ जाएगा, फर्स्ट के A के अंदर फोर्थ, A के अंदर फोर्थ, A की जगह दे रखा सेकंड, अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 76 बोला H2। अब सिंपल सा कुछ ट्रांजिशन बोल रहा है। 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ H2O टू 1 मोल H2। देखो H2O को जब रिड्यूस करोगे, तो क्या बनेगा, या पूरी रिएक्शन लिख देते हैं। रिडक्शन क्या दिक्कत है, यदि अपन रिडक्शन की पूरी रिएक्शन लिखते हैं तो रिडक्शन में होगा क्या, यदि H2O कैथोड पे रिड्यूस होता है तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है डियर। अपने का सब्जेक्ट कौन है, अपना सब्जेक्ट है H2, और H2 कितना चाहिए अपने को, 1 मोल। इसका वैलेंस वेक्टर कितना है, इसके 1 मोल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका वैलेंस वेक्टर कितना आ जाएगा, 2। अब अपने को Q पूछा, आपको पता है इक्विवेलेंस होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता है, वो होता है Q/F। और इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू वैलेंस वेक्टर। मोल हो गया 1, वैलेंस वेक्टर हो गया 2, Q/F। तो यहाँ से Q कितना आ गया, 2 फैराड। मतलब स्टेटमेंट सही है। फिर क्या हो रहा है, 46 ग्राम सोडियम को अपन बनाना चाहते हैं मोल्टन NaCl से 2F चाहिए। तो आप सबको पता है कि Na जो बनेगा Na+ के रिडक्शन से इस तरह से, तो इसमें वैलेंस वेक्टर कितना आ जाएगा, वैलेंस वेक्टर का 1 और कितना 46 ग्राम। तो 46 ग्राम का मतलब क्या होता है, 2 मोल। तो चेक कर लेते हैं, Q/F इज टू मोल इंटू वैलेंस वेक्टर। तो मोल कितना हो गया, 2, वैलेंस वेक्टर कितना हो गया 1, और Q/F। तो यहाँ से भी 2F आ जाएगी, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब इसमें 2F चाहिए, ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 77 द करेक्ट ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मतलब आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोला, इसका और इसका कितना होगा। देखो सिंपल से इसमें इतना देख लो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यदि 4 अनपेयर्ड 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यदि 5 और 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो और वैसे फॉर्मूला क्या है, ये तो ट्रिक थी, n × n+2 का रूट का बोहर मैग्नेटॉन। ये इसका मतलब एक ट्रिक पूरा कैलकुलेशन में, जहाँ n के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले मैं FeF6 की बात करता हूँ। FeF6 में Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 में मैं केवल लास्ट के इलेक्ट्रॉन जो मुझे चाहिए केवल वो लिख रहा हूँ। ठीक है। वैसे Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Fe का आर्गन के बाद अपने लिखना होता है 3d 6 and 4s2, +3 में तो आर्गन 3d 5 4s 0। आप सबको पता है कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, जो फ्लोरीन है, वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है
1 2 3 4 और 5, वैसे अनपेड ही बचेंगे और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन को 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए पहले वाले में। अब इससे 2 ऑप्शन मिल गए तो अपने को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वापस Fe+3 है साइनाइड में भी, तो आर्गन और 3d5 4s 3d5 है ना, 4s 0। अब वापस बात क्या है कि इस बार साइनाइड है, साइनाइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा और वो पेयरिंग करवा देगा। जैसे पेयरिंग करवाएगा तो इसमें जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में यहाँ भेज देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था। 1 पॉइंट समथिंग मतलब क्या हो जाएगा, 73, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके डियर, नेक्स्ट है 78 में बोला है कि HI जो इस इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन 4 मोलर है और Kc की वैल्यू 9 दे रखी है, तो H2 और I2 की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं 2HI अपना इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है H2 + I2 से। ठीक है डियर, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 4, तो 4 - x इक्विलिब्रियम पे x/2 और x/2, सही, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन x/2 हो जाएगा। अब अपने क्या बोला है, ये समझ आ रहा है अपने को, 2:1 का रेशियो, इसलिए x/2 और इनिशियली कितना था 0 था। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो x/2 × x/2 डिवाइड बाई 4 - x का स्क्वायर इज गोस टू क्या हो जाएगा 9। अब दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। x/2 डिवाइड बाई 4 - x इज गोस टू क्या हो जाएगा, इज गोस टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x = 2, ये 2 को डिवाइड में रखते हैं, 6 से अपन कर रहे हैं, तो आ जाएगा 24 + 6x आ जाएगा, सॉरी -6x आ जाएगा। ठीक है, और -6 इधर आएगा, +6 7x = 24 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 24/7। अपना आंसर x नहीं, अपना आंसर है x/2, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो x/2 है H2 की, तो अपन क्या रखेंगे x की वैल्यू डिवाइड बाई 2 करना है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 24/7 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 24 डिवाइड बाई हो जाएगा 14, तो 24 डिवाइड बाई 14 जो है वो अप्रोक्स 1.7 आएगा, और दोनों कंसंट्रेशन 1.7 बोले तो फर्स्ट आ जाना चाहिए। फिर बात करते हैं 70, सेम आएगी ना कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम आएगी। नेक्स्ट है एक्टिनोइड से वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी बहुत वैरायटी मिलती है। इस वैरायटी एक्चुअल रीजन क्या है आपको बताओ, तो जो 7th पीरियड में जो एक्टिनोइड्स है उनमें होता क्या है, लास्ट में कौन कौन फिल हो रहा होता है, 7s फिल होता है, 6d फिल होता है और 5f फिल होता है। एक्चुअली इनमें ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं, इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से भी रिमूव होता है, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो सकता है, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है। तो इनमें आपस में कंपेरेबल एनर्जी काफ़ी मतलब बहुत लगभग सेम है, इस वजह से इजीली ये एनसीईआरटी की लाइन भी है। और वैसे अपन समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा इनमें गैप होता उतना मुश्किल, क्योंकि वैलेंस में कौन हो गया 7s हो गया, पेनल्टी में 60 हो गया, प्री पेनल्टी 5f हो गया। तो पहले यदि बहुत गैप होता तो केवल यहीं से निकलता इलेक्ट्रॉन, केवल +2 मिलता, या फिर और कम डिफरेंस होता तो यहाँ 2 से निकला, और कम डिफरेंस यहाँ से, इन तीनों में डिफरेंस का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट, तो 79 फर्स्ट। 80 की बात कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो आपको दे रखी है माइनस का 57.3, क्योंकि रिलीज एनर्जी ओके डियर, और ऑप्शन में रिलीज में देगा। अब बोला जा रहा है कि HCl और NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब बोला है कि 0.2 m का 20 ml, 0.4 m का 40 ml को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो कितनी एनर्जी। देखो एक बात समझो, ये जो एनर्जी आ रही है ये किलोजूल पर मोल में आ रही है। हर एक मोल या तो H+ का बोल दो कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है, या OH- का पूरा न्यूट्रलाइज होता है। अभी चेक करते हैं इसके कितने कितने मोल न्यूट्रलाइज होते हैं। HCl + NaOH से क्या बन जाएगा NaCl + H2, और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जब करते हैं तो इससे क्या आ जाते हैं मोल्स आ जाते हैं। तो 0.2 × 20 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 मोल नहीं है, मिलीमोल है। क्या है मिलीमोल, तो यहाँ पर 4 क्या आ गया इसके मिलीमोल, और इसमें क्या करो NaOH के लिए 0.4 × 10 तो ये भी 4 आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा मिलीमोल। एक्चुअली 4 मिलीमोल से 4 मिलीमोल न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो अपन जो पर मोल दे रखी है उसको 4 मिलीमोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 57.3। अब ये किलो जूल है, पर मोल को अब रहेगा नहीं क्योंकि अपन ने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया क्या 4 मिलीमोल, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो चुका है, और मिली से किलो कैंसिल हो जाएगी, 1/1000 ये मल्टीप्लाई 1000 है, तो बचेगा क्या माइनस का 57.3 × 4 जूल में, आंसर हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट दे रखी है, पहला क्या बोला है, द रेडियस ऑफ n इज टू 4 सेल ऑफ B+3 इज सेम एज रेडियस ऑफ n+2 एटम। ठीक है, सेकंड का आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस 0.529 n² एंगस्ट्रॉम होता गया, n² डिसाइड करता है। तो पहले में अपन देख लेते हैं n² कितना है, n कितना हो गया, n हो गया 4, तो 4 का तो हो गया स्क्वायर, बाई z कितना है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ बोहर रेडियस, इसको बोहर रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे में देख लेते हैं H के लिए क्या, दूसरा क्या बोला है हाइड्रोजन के लिए, तो वापस n² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, तो यहाँ पे बोहर रेडियस का 4 टाइम आ जाएगा, तो इधर भी 4 टाइम इधर भी 4 टाइम, मतलब रेडियस के आगे सेम आ गई, 0.529 का 4 टाइम आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो थियोरेटिकल साइंस है, बिल्कुल सही बात है, जो कि मोशन की स्टडी करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और ये ऑब्जर्वेबल और पार्टिकल और वेव नेचर को दोनों को साथ मानते हुए डील करता है, तो बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली यही बेसिक कंसेप्ट, यही बेसिक थ्योरी है वेव मैकेनिकल जो थ्योरी है उसका ना। पहले लोग क्वांटम मैकेनिक्स से अलग मैकेनिक्स चलती थी, ओके, तो वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वेव मैकेनिक्स है, तो वेव मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट डीलिंग है, एक तरह से थियोरेटिकल साइंस है या मैथमेटिकल साइंस है जो डील करता है पूरे एटम के जो क्वांटम मॉडल है उसको समझाने में। ओके डियर, तो ये बात बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू, थर्ड आ जाएगा। 82 बोला गया है कि इनको लिस्ट करना है इनको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। पहले ये देखो कि इतना समझ जाओ कि ये CN4 के इन दोनों और ये CN6 के हैं, तो इधर CN6 में आपने ये दोनों अपन जस्ट करके आए, आपने देखा हो तो ये जस्ट करके आए, इसमें पेयरिंग, इसमें याद करो इसमें पेयरिंग नहीं हुई थी, जब पेयरिंग नहीं हुई थी अभी जस्ट अपन करके आए, देखो यहाँ पर डील कर सकते हैं, सब क्वेश्चन सेम है, तो यही दिक्कत है। ये देखो इसमें पेयरिंग नहीं हुई थी ना, जब पेयरिंग नहीं हुई थी तो ऐसे कैसे रहेंगे इनर d ऑर्बिटल्स, तो इसका मतलब sp3d2 होगा, आउटर d काम में आएगा। ठीक है, और इस पे 2d क्या हो गया, पेयर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनर d काम है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, d2sp3 हो जाएगा। ठीक है डियर, ये भी साथ साथ में समझ आ गई अपने को बात। तो ये हाइब्रिडाइजेशन अपन वहाँ काम में ले लेते हैं, क्या इसमें आ जाएगा sp3d2, इसमें आ जाएगा d2sp3, हालांकि इससे काम हो जाएगा, फिर भी अपन देख लेते हैं NiCO4 और NiCN4 ऑल्टवाइज। NiCO4 जो Ni है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आर्गन हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। 3d8 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4s के इलेक्ट्रॉन क्या है, CO पेयरिंग करवा देता है d के अंदर, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, और ये जो खाली होने के बाद 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, d में तो अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और s खाली हो चुका है, p खाली पड़ा है और आगे d भी खाली पड़ा है। अपने को d से लेना देना नहीं, अपने को s का p के 3 से स्टेरिक, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है, 4 है सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, NiCO4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ जाएगा। और रही बात NiCO4, इसमें Ni किसमें +2 में, +2 का तो s के इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, और s के इलेक्ट्रॉन यदि नहीं होंगे तो इधर ये पेयर हो जाएगा, एक d खाली हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, dsp2, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो पहले का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, फिर हो गया dsp2, फिर sp3 d2 और d2 sp3, मैचिंग कर लेते हैं क्या, तो NiCO4 का sp3 एक के अंदर सेकंड, एक के अंदर सेकंड, एक दो जगह ऊपर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर एक तो थर्ड दे रखा और एक बी के अंदर दे रखा फर्स्ट, लेकिन बी के अंदर फर्स्ट सेट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट 83, इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है, हमें पता है कि इफेक्टिव कोलिजन वो होती है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ भी और एक मिनिमम सफिशिएंट जो एनर्जी चाहिए उसके साथ भी होनी चाहिए। तो क्या बोलता है, एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। बिल्कुल सही बात है, उन्हीं को अपन इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, डेफिनेशन ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट सही है, -3 +3 एंड +5 होती है, अपन लिखते हैं 15 में क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर PB हैज हाई टेंडेंसी टू कैटेनेशन, बिल्कुल गलत, PB की कैटेनेशन की टेंडेंसी होती नहीं है, तो आंसर थर्ड आ जाएगा, मतलब ये गलत हो गया, अपना आंसर हो गया एक तरह से ना। चलो नेक्स्ट 85, और किसमें CFSE का जो वैल्यू 0 है, तो अपन इसमें चेक कर लेते हैं MnCl4, जैसे Mn है, यहाँ पर Mn किसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर्गन 3d5 एंड 4s, +2 में 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले की बात समझो कि CN6 का कॉम्प्लेक्स है, स्प्लिटिंग जो इस तरह से होगी और इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी,
मतलब ये हायर स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब इसमें अपने को पता है कि जब अपन स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ देखते हैं तो डेल्टा ओ की जो वैल्यू उसका स्प्लिटिंग होता है तो यहाँ पर कितना आ जाता है 0.6 डेल्टा हो जाता है और यहाँ माइनस का 0.4 डेल्टा आ जाता है। तो अपन टोटल करते हैं तो -0.4 डेल्टा के 3 इलेक्ट्रॉन है और प्लस का 0.6 डेल्टा के 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना हो गया, माइनस का 1.2 डेल्टा और प्लस का 1.2 डेल्टा, नेट कैंसिल हो गया 0, तो इसी के लिए CF से 0 आ गया, डालते खत्म, ठीक है। 86 बोला है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला Al(H2O6+3) जो है, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसमें CN कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, तो उसमें ऑक्टाहाइड्रल पॉसिबिलिटी है, तो ये तो सही हो गया, अपना आंसर नहीं होगा। C14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, बिल्कुल NCERT की लाइन है कि C14 जो है रेडियो एक्टिव, तो ये बात भी सही होगी, अपना आंसर नहीं होगा। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन 13 ग्रुप, भाई जी 13 ग्रुप से इसका त्राहिमाम मचा दिया था इनर्ट पेयर इफेक्ट ने, तो ये तो बात गलत होगी, और बात गलत होगी तो अपना आंसर सही हो गया, ठीक है, तो ये थर्ड आ जाएगा। 87 बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके 75% डिकम्पोजिन होने में 500 सेकेंड लगता है, तो हाफ लाइफ क्या होगी, बड़ा सिंपल से एक रूल लिखवाया जाता है, T75% इज 2 टाइम्स ऑफ T50%, ओके डियर। तो हाफ लाइफ पूछा, T75% का हाफ हो जाएगा बोले तो 500 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बोले तो 250 सेकेंड हो जाएगा, डन। तो 250 सेकेंड। फिर 88 बोला जा रहा है कि जब एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 को अपन रिएक्ट करवाते हैं किसी सॉल्ट के साथ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बन सकता है, एक संभावना है, ये हल्का सा येलो होता है, ये येलो होता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाते ही नहीं है, बात ही खत्म। तो इसका मतलब वहीं से बात खत्म होगी। और डिजोल्व इन NH4, हालांकि NH4 में तो ये भी डिजोल्व होगी, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट से पता चलता है इसमें AgCl ही होना चाहिए, क्योंकि डिजोल्व तो ये होते ही हैं सारे लगभग AgCl, Ag तीनों ही। 89 ये बोल रहा है कि Cr2 को रिड्यूस करना है Cr+3 में एसिडिक मीडियम में इतने इलेक्ट्रॉन से, मतलब कितने मोल्स के रिड्यूस होंगे, देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इतने दे रखे ना, Cr2O7-2 है और इतने इलेक्ट्रॉन द्वारा इसके कितने मोल Cr+3 में रिड्यूस होंगे, तो इसका देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cr+3, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले ये देख लेते हैं, तो अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे रखे भाई साहब 3.6 × 10⁻24 डिवाइड, देख लेते हैं इसके मोल कितने हैं, इसके मोल हो जाएंगे 6 × 10⁻23, Na से डिवाइड लगा दिया तो यहाँ से आगे 6 आ गए टोटल मोल, इसका मतलब 6 मोल लिया गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आया है, यहाँ से यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आया है वो चेंज अपन बात करते हैं, तो हमें पता है कि इसके +6 के अंदर जो 2 अलग अलग क्रोमियम है दोनों +3 में चले गए हैं, दोनों +3 में चले गए, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 मोल नहीं बन जाएंगे क्या, तो इसका मतलब इसके 2 मोल बन जाएगा। और वैसे भी सोचो ना यार, आपको यदि ये डील करना है कि एक रिएक्शन है जो बैलेंस्ड है, इसमें इसका स्टोइकियोमेट्री इतना है तो इसका स्टोइकियोमेट्री के मोल, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन दे इस तरह से रखे हैं, बात वहीं कंप्लीट हो जाती है, ओके डियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, और वैसे भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली इक्विवेलेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप की रिएक्शन में, तो इस तरह से भी सोच सकते हो कि आप यदि चाहो तो कि ये जो 6 इक्विवेलेंट्स हैं और 6 इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंस वेक्टर, मोल कितना हो जाएगा n, और वैलेंस वेक्टर इसका कितना है 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में पर एटम देखते हैं जब भी अपन काम करते हैं, यहाँ से मैंने कितना आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ओके। फिर 90 फॉर इक्विलिब्रियम दिस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, कैसे इतना दे दिया 300, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp, इसका देखो डेल्टा Ng कितना है, क्योंकि रिलेशन क्या था Kp = Kc और डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng यहाँ पर चेक करो कितना है, डेल्टा Ng यहाँ पर है 0, डेल्टा Ng 0, इसका मतलब Kp किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के, तो Kp और Kc सेम हो गया, तो आंसर ये रह जाएगा, ओके डियर, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो कंप्लीट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो इसमें जो क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे एज इट इज, जैसे एग्जाम में आया करते हैं वैसे रखेंगे, सिंपल से, दिक्कत नहीं आएगी, और मान के चलो एज इट इज इसी पैटर्न पे इसी तरह का आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा जो 2025 में होने वाला, एकदम सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है डियर, ओके, थैंक यू।